हेलो। चलो आ जाओ। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आओ चलो शुरुआत करेंगे आज कौन से चैप्टर, वैसे शुरू हो चुका है, आज खत्म करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, और मतलब कुछ पोर्शन कंप्लीट होगा मेरे हिसाब से, कल कंप्लीट हो जाएगा। हमने अभी तक क्वेश्चन 2-3 दिन से आपको मैंने क्वेश्चंस नहीं दिया था ना लिखने के लिए। चलो फिर अब लिखना पड़ेगा ना, मैं जानता हूँ आप मिस कर रहे हो क्वेश्चन लिखना। आओ आ जाइए। चलो पूछा नहीं मैंने, आपने हाँ ही बोलना है, ठीक है। आओ चलो मैं अगर बात करूं तो अपने क्या देख रहे थे, ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे थे। ऑडिट प्लानिंग के अंदर दो चीजें एस्टैब्लिश होती है, सबसे पहला स्ट्रैटेजी को डेवलप करना, दूसरा ऑडिट प्लान को डेवलप करना। ठीक है, ओके सर। मुझे बताइए ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट से रिलेटेड प्लान आखिर करता कौन है? ऑडिटर करता है या मैनेजमेंट करता है? ऑडिटर करता है, ठीक है सर। उसके बाद बताइए क्यों ऑडिट, क्यों वो प्लान कर रहा है, ताकि वो कौन से मैनर में, इफेक्टिव मैनर में, कैसे मैनर में बोलो, इफेक्टिव मैनर में वो ऑडिट को प्लान कर सके। सर बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग क्या है? सबसे पहला क्या है? इंपॉर्टेंट, समझिए बात को, सबसे पहला क्या है? इंपॉर्टेंट एरियाज, क्या है बोलो? इंपॉर्टेंट एरियाज। उससे अपने को पोटेंशियल प्रॉब्लम मिलने वाले हैं क्या, उसको भी रिजॉल्व करेंगे, ताकि इससे इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में ऑडिट हो सके। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, अप्रोप्रिएट लेवल की कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस को चेक करते हैं, फिर यहाँ पे डायरेक्शन एंड सुपरविजन देते हैं, ताकि इन सबके बीच में क्या बना सके, कोऑर्डिनेशन बना सके। बोलो क्या कर सके, कोऑर्डिनेशन बना सके, ठीक है सर। नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग कैसा होता है? क्या ऑडिट प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है या डिस्क्रीट प्रोसेस है? मतलब ऑडिट प्लानिंग, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं पिछले साल जब आपका ऑडिट कंप्लीट हुआ, या पिछले साल का ऑडिट जब कंप्लीट हुआ तब से लेके इस साल के ऑडिट कंप्लीट होने तक ऑडिट हमारा चलता है, या ऑडिट प्लानिंग हमारी चलती है? मैं ऐसा, बोलिए ना, बोल सकता हूं क्या? हाँ। और मुझे अगर लगा तो क्या मैं ऑडिट प्लान को एक बार बनाया अब बस चल रहा है सालों साल, क्या ऐसे करूंगा, या उसको अपडेट लगेंगे? अपडेट लगेंगे, क्योंकि वो कौन सा प्रोसेस होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस बोलो? कंटिन्यूअस प्रोसेस उसे बोला जाता है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया, मुझे बताइए क्या मैं एंगेजमेंट टीम को भी इन्वॉल्व करने वाला हूं क्या प्लानिंग बनाते वक्त? हाँ सर, उनको इन्वॉल्व करो ताकि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अचीव करे। मुझे एक बात बताइए, सामने वाले का क्या प्रायर एक्सपीरियंस मुझे काम आ सकता है क्या, जब मैं अपने प्लान बना रहा हूं? डेफिनेटली वो काम आ सकता है। फिर मुझे बताइए एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग, क्या बोला यहाँ पे? डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स, क्या मैं एंटिटी के मैनेजमेंट से भी डिस्कस करूंगा क्या प्लानिंग से रिलेटेड? हाँ सर, जब भी मैं ऑडिट को प्लान कर रहा हूं और मैं कौन से एलिमेंट्स को चेक कर रहा हूं, मुझे एक थोड़ा बहुत डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ करना होगा। मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा आप बताइए क्या चाहते हैं आप, मैं कौन से एरिया पे काम करूं, मैं कौन से एरिया पे काम नहीं करूं। मैं उनसे क्या पूछताछ करके डेफिनेटली यहां पे डिस्कस करूंगा क्या? यस, ताकि क्या हो, बाद में कल चल के कोई भी डिस्प्यूट वाले प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो प्लानिंग प्रोसेस से अपन लोग चालू करते हैं। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्या है बोलिए? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। क्या है सभी लोग बोलो? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। क्या है सबसे पहले? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? परफॉर्मिंग प्रोसीजर। कौन से रिलेटेड? एक तो कंटिन्यूअस या एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। अरे बोलो ना, कौन सा? कंटिन्यूअस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप से रिलेटेड बात की गई है। सबसे पहला देखो क्या बोला गया कि आपने इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना है, किसके रिगार्डिंग? मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। कौन सी इंफॉर्मेशन? मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी। बोलो मैनेजमेंट की क्या? मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी ऑफ ओनर्स एंड केएमपी। दूसरा, क्या हमारी एंगेजमेंट टीम कंपिटेंट है क्या काम करने के लिए? आपने सिस्टम ऑडिट लेके रखा है, आपकी एंगेजमेंट टीम ऑडिट नहीं कर सकती पूरे के पूरे। आपने मान लीजिए जैसे कि जो ट्रेडिशनल ऑडिट कर सकते हैं वो आप लोगों ने अपने पास रखे हैं, तो ऐसे केस में क्या आप सिस्टम ऑडिट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज क्या बोली जा रही बताइए? सर ऐसे कोई मैटर्स है क्या जो इस साल, और समझिए बात को, इस साल या प्रीवियस ऑडिट में कोई मैटर्स अगर हुआ है, कोई इंसिडेंट्स आपके सामने आया है, तो उसको भी क्या आपको कंसिडर करना होगा ऑडिट लेने से पहले? यस, ये सारी एक्टिविटीज चल रही है ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले। सुनिए बात को, अभी तक आपने ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं किया
उससे पहले ये पूरी प्लानिंग वाली एक्टिविटीज चल रही है या उससे पहले ये पूरी एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताइए, क्या आपको चेक करना होगा क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस को अपने खुद के लोगों का? मतलब जो लोग यहाँ पे ऑडिट करने के लिए जाने वाले हैं, मैं कहूंगा आपके साथ आपने क्या चेक करना है, उनके एथिकल रिक्वायरमेंट्स को। बोलो किसको चेक करना है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स को एंड इंडिपेंडेंस। एंड किसको? इंडिपेंडेंस। मुझे बताइए यहाँ पे, समझो ऑडिट की डेफिनेशन क्या थी? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ an entity whether profit oriented or not and irrespective of size and legal form when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। घर पे थोड़ा पढ़ लिया करो जब भी आपको छुट्टी मिले, ठीक है। आओ देखो, तो ऐसे केस में बोला जा रहा है आपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लाई करना है और दूसरा आपने किसको कंप्लाई करना है? बोलो इंडिपेंडेंस को भी आपने कंप्लाई करना है। क्या करना है? बोलो इंडिपेंडेंस को भी आपने यहां पे कंप्लाई करते हुए चलना है। मुझे बताइए, अगर यहां पे हमारी एंगेजमेंट टीम इंडिपेंडेंस को या एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं करती है तो क्या आपने अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है क्या? बोलिए। हाँ सर, आपने मान लीजिए हमारे एंगेजमेंट टीम में एक मेंबर है, उसको कोई ऑडिट का एक पार्ट नहीं आता है, तो क्या मैंने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए क्या? मान लीजिए ठीक है। चलो उसके बाद देखो, एक बार एंगेजमेंट पार्टनर को फिर क्या पहुंचना है बेटा? कंक्लूजन्स के ऊपर पहुंचना है कि क्या हमारी एंगेजमेंट टीम काम कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये सारे चीजों के रिगार्डिंग। फिर सेकंड पॉइंट क्या देखा? एस्टैब्लिशिंग एन अंडरस्टैंडिंग इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मुझे बताइए एंगेजमेंट लेटर कौन भेजता है? ऑडिटर भेजता है। किसको? क्लाइंट को। उसके अंदर क्या लिखा होता है? यहाँ पे ऐसे 210 के हिसाब से एंगेजमेंट है ताकि कल चल के क्या ना हो, कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो, इसलिए एंगेजमेंट लेटर यहाँ पे भेजा जाता है। अब मैं अगर प्लानिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग बातचीत करूं तो सर प्लानिंग एक्टिविटीज में दो प्रकार की चीजें होती है। एक होता है स्ट्रैटेजी को एस्टैब्लिश करना और दूसरा क्या होता है? ऑडिट प्लान को बनाना। सबसे पहला क्या होता है? बोलो स्ट्रैटेजी को एस्टैब्लिश करना, दूसरा प्लान बनाना। सबसे पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को कैसे एस्टैब्लिश करें, तो देखिए इनका कहना है कि आप कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो रिसोर्सेज से रिलेटेड पॉइंट बोला जा रहा है। जब भी आप स्ट्रैटेजी को बना रहे हो तो पहले आपने रिसोर्सेज से रिलेटेड पॉइंट देखना है। सबसे पहला क्या कि कौन से रिसोर्सेज लगेंगे? पहला क्या है? बोलो कौन से रिसोर्सेज। सेकंड कितना है? कितने रिसोर्सेज। तीसरा क्या है? कब लगेंगे वो रिसोर्सेज। और चौथा कौन सा है? कैसे। सबसे पहला कौन सा है? कौन से, दूसरा है कितना, तीसरा है कब, चौथा है कैसे। एक बार रिपीट करेंगे 1 2 3 को। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? और चौथा कौन सा है? सबसे पहले कौन से रिसोर्सेस कब लगेंगे, कौन से रिसोर्सेस स्पेसिफिक एरियाज में लगेंगे। हाई रिस्क वाला एरिया है तो किसी भी को भेज दे, या मान लीजिए किसी व्यक्ति को भी भेज दे या कोई अच्छे ट्रेंड पर्सन को भेजे, ट्रेंड पर्सन को। मुझे बताइए सेकंड वाली चीज, स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। मान लीजिए मुझे यहाँ पे चेक करना होगा कि कितने रिसोर्सेज लगेंगे। अगर इन्वेंट्री का काउंट चल रहा है तो मैं कहूंगा अगर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है तो ज्यादा लोग, इन्वेंट्री उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है तो क्या लगेंगे? कम लोग लगेंगे। तीसरी वाली बात बताइए मुझे, कौन से रिसोर्सेस कब लगने वाले हैं। क्या बोला मैंने? बोलो कौन से रिसोर्सेस कब लगने वाले हैं, तो उसके बारे में बातचीत हुई। और चौथा क्या बोल रहा है कि रिसोर्सेस को आप कैसे मैनेज करोगे, उनको कैसे सुपरवाइज करोगे, कैसे ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग होंगी। क्या बोला मैंने? बोलो कैसे ब्रीफिंग या डीब्रीफिंग होंगी। सर कौन से फैक्टर्स को अपने को कंसिडर करना होगा ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त? सबसे पहला बोला गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। क्या बोला जा रहा है? बोलो क्या बोला जा रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, जो किसको डिफाइन करता है? स्कोप को। सर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि आपको कौन से पर्पस के लिए बुलाया जा रहा है ऑडिट करने के लिए। अगर आपको बोला है टैक्स ऑडिट करना है तो वो एक स्कोप हुआ। दूसरा अगर मैं बात करूं जीएसटी ऑडिट करना है तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। और तीसरा कंपनी ऑडिट है तो कंपनी, इंटरनल ऑडिट है तो इंटरनल ऑडिट, रेगुलेटरी ऑडिट है तो रेगुलेटरी ऑडिट। जैसे बैंक ऑडिट जो होता है इसे रेगुलेटरी ऑडिट बोला जाता है क्योंकि आरबीआई कहता है तुम्हें क्या करना है, बैंक्स तुमको क्या करवाना है? ऑडिट करवाना है। अरे बोलो ना, है ना। तो ऐसे केस में जो भी आपके एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से आपने क्या डिफाइन करना है? बोलो स्कोप डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? स्कोप। सबसे पहले देखो उसके अंदर क्या करेगा ऑडिटर, स्कोप को आइडेंटिफाई करता है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट को देखना है? सबसे पहला देखना है एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या देखेंगे? बोलो दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस। बोलो दूसरा
तीसरा है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, क्या है तीसरा, और चौथा है एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्या है चौथा, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस। चार चीजें आपको देखना है, आपके एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है, क्या शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है या कोई बैलेंस शीट का दूसरा स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है। दूसरा क्या देखना है, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट अपने को देखना है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री। उसके बाद तीसरा क्या बोला जा रहा है, स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है रेगुलेटर्स के द्वारा, और चौथा क्या बोला जा रहा है, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ एविडेंस, कि पुराने ऑडिट से, प्रीवियस ऑडिट से कौन सा ऑडिट एविडेंस अपन यूज कर सकते हैं इस बार, उसको अपने को देखना है। मैंने आपको यहां पे इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल दिया था। उसके बाद देखो सेकंड वाली चीज, एसर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान टू ऑफ एंगेजमेंट टू प्लान टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। मतलब यहां पे आपको देखना है कि आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जैसे याद करना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट क्या होता है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल्स वाला हुआ और दूसरा रिपोर्ट हुआ। अब रिपोर्ट भी अलग अलग हो सकता है, जैसे रिलायंस के केस में मैंने आपको बताया था, वो रिपोर्ट अलग है ना बेटा, रिलायंस के केस वाली, जो रिलायंस वाली रिपोर्ट थी वो किसके हिसाब से थी, कंपनीज एक्ट के हिसाब से थी, है ना। तो ऐसे अलग अलग रेगुलेटर के अलग अलग रिपोर्ट हो सकते हैं क्या, हाँ अलग अलग रेगुलेटर के अलग अलग रिपोर्ट हो सकते हैं, तो उसको देखो। दूसरा क्या बोला जा रहा है, एनटीई ऑफ ऑडिट वर्क, क्या बोल रहा है बोलो। तीसरा बोला जा रहा है डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग का। चौथा बोल रहा है मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन का। पांचवा कह रहा है एंगेजमेंट टीम के साथ कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश आपने करना है। फिर सर और कौन से फैक्टर्स को अपन लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहला बोला जा रहा है ऑडिटर ने डायरेक्ट करना है एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को, किसके टुवर्ड्स, ऐसे मैटर्स जो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। कौन से मैटर्स के टुवर्ड्स, सिग्निफिकेंट मैटर्स के टुवर्ड्स। सेकंड क्या बोला है, मुझे बताइए, प्रिलिमिनरी आपको आइडेंटिफाई करना है मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब ऑडिट चालू करने से पहले आप एक बार चेक कर लो कि मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कहां कहां पे है। तीन जगह में से अपन चेक करेंगे, सबसे पहला पीएनएल, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा नोट्स टू अकाउंट्स, है ना। ये तीनों में से मटेरियल चीज को देख लो। और फिर मोर एनर्जीज आपको कहां पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस का प्रयोग करोगे किधर बेटा, जहां वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, जहां इंडस्ट्री डेवलपमेंट या इंडस्ट्री के कहीं पे रेगुलेशन है। तीसरा क्या बोला जा रहा है, सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ है एफआरएफ में या रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है लीगल एनवायरमेंट में। मतलब बेसिकली इनका कहना है कि अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक चेंजेस है या अपने फाइनेंशियल इंपैक्ट या अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे कहीं पे भी चेंज हो रहा है ना, वहां पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी एंटिटी कंप्लाई करती है तो उसके अंदर गड़बड़ कर सकती है, लेकिन एक बार एंटिटी अगर मतलब रेगुलर में आ जाती है तो उसके बाद क्या गड़बड़ होने वाले, क्या रूटीन ट्रांजैक्शन में नहीं होने वाले है। फिर देखिए, फिर यह बोला जा रहा है रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज के अंदर आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल को देखना है और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मतलब आपको क्या ऑडिटर को अलर्ट रहना है क्या। हाँ सर, ऑडिटर हमेशा अलर्ट रहेगा जब भी वो ऑडिट के लिए जाने वाला है। फिर सर बोला जा रहा है जो रिसोर्सेज आप परफॉर्म करने वाले हो एंगेजमेंट के लिए, उनका एनटीई को देखो, मतलब उनके नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड को देखो कि कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कब कब लगेंगे और कौन से समय लगेंगे, इसके बारे में बातचीत किया। फिर सर यहाँ पे अपन ने देखा था रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑन ऑडिट प्लान के बारे में। सबसे पहले क्या बनता है, ऑडिट स्ट्रैटेजी की प्लान, स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी को देख के हम लोग क्या बनाते हैं, प्लान। मैंने आपको बताया था बोथ ग्रुप आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपकी स्ट्रैटेजी हुई और उसके अकॉर्डिंगली आप क्लासेस ज्वाइन किए, आपने अलग अलग चीजें की, कब तक क्या होना चाहिए, कैसे रिवाइज करना, ये सारी चीजें क्या होने वाली है आपके ऑडिट प्लान के अंदर होने वाली है। देखो ऑडिट प्लान भी है ना, एक समझना बात को, एक ओवरव्यू जैसा ही होता है। ऑडिट प्लान भी कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होता है। बहुत ज्यादा जब डिटेल में हम लोग आ जाएंगे तो उसे ऑडिट प्रोग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो, ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम मतलब ज्यादा डिटेल वर्जन। क्या बोला मैंने, ऑडिट प्रोग्राम मतलब कम डिटेल की ज्यादा, ज्यादा सबसे ज्यादा डिटेल अगर कही है तो वो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर है। जैसे अगर मैं बात करूं एक एग्जाम्पल के तौर पर, सुनिए देखो हम लोग क्या देख रहे थे सर, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है बेटा, सितंबर चल रहा है। आपके एग्जाम कब होने वाले हैं, मई में आपके एग्जाम है, ठीक है। सुनो ना, आपकी क्लासेस कब से चालू हुई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है।
हो सकता है ये आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन सुनना होगा। सुनिए, देखो, आपने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, मे 24 में बोथ ग्रुप देंगे। समझ रहे आप बात को, बोथ ग्रुप देंगे, ये अपन ने सोचा। सोचा कि नहीं सोचा? सोचा है ना। सीए फाउंडेशन पढ़े, सीए फाउंडेशन पढ़े, फटाफट क्रैक किए। अब जबरदस्त कॉन्फिडेंस है कि इंटर में तो आईआर कहीं नहीं गया करके, है ना, मतलब ऐसा रखने का ना, उसमें क्या हो रहा है। अब एक्सपेक्ट करना है तो एक्सपेक्ट तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी बात है। ए आर वन सोचो फिर खुद को, ऐसा थोड़ी गलत बात है, सोचने का बिल्कुल है ना। आओ ध्यान दो, ठीक, बहुत ग्रो, और अपन कर सकते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो आपके अभी अगर मैं बात करूं दिसंबर तक ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। एक आधा सब्जेक्ट जनवरी वगैरह में या जनवरी या फेब में जाएगा, बहुत ही हो गया तो एक आधा सब्जेक्ट। तो अगर आप साथ साथ में अगर मैनेज कर पा रहे हो, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेंगे, लेकिन आप सोचो ना, अगर आपके फरवरी तक एक बार भी आपने पढ़ लिया बेटा सब कुछ, तो आपको 3 महीने सिर्फ और सिर्फ कितने रिविजन के लिए मिलने वाले, रिवीजन टेस्ट सीरीज, रिवीजन टेस्ट सीरीज। और पहली बार ही पढ़ना डिफिकल्ट होता है, उसके बाद क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद रिवीजन कंपैरेटिवली फास्ट होती है। बस वो फाउंडेशन वाला मत सोचना कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट, 2 दिन में एक सब्जेक्ट धनाधन निपटा देंगे, वैसा नहीं। यहाँ वैसे तो सर फाउंडेशन में हमको ज्यादा ही समय लगा था, लेकिन इंटर में और थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट इज बेस्ट अटेम्प्ट। एक बार अटेम्प्ट गया तो वो बेटा इंफिनिटी लूप चालू हो जाता है अटेम्प्ट का, क्योंकि देखो क्या होता है, रिजल्ट आता है, मान लो रिजल्ट नेगेटिव निकला, तो ऐसे केस में अपने को 1-1.5 महीना लगता है वो रिजल्ट के डर से उभरने के लिए, और फिर एग्जाम को 3 ही महीने रहते हैं ना। अगर रिजल्ट से लेके दूसरा अटेम्प्ट देखोगे तो 3 महीने का समय मिलता है। 1 महीना आपको खुद को संभालने में जाता, और बाकी के 2 महीने में सब्जेक्ट संभालने में जाते, तो वो संभलते नहीं फिर। तो आप समझ रहे बात को। और फिर अपन जिद पे करते, नहीं अब तो 2 ग्रुप ही दूंगा, देख लूंगा आईसीआई को, नहीं लगा नहीं मेरे को, चिंता मत करो, है ना, तब तो देख लूंगा आईसीआई को, है ना। तो आप समझिए, फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई प्रेशर नहीं होता अपने ऊपर, कोई लेना देना नहीं, दनादन पढ़ने का सिर्फ, है ना। तो ऐसा अच्छा होता है, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में फटाफट क्लियर कर लो। और अगर पास होना है तो टेस्ट सीरीज देना है, जितने ज्यादा हो सके उतना टेस्ट सीरीज देना। जिसने 2 टेस्ट सीरीज दे दिया, वो पक्की बात है, उसके 60% चांसेस बन जाते हैं पास होने के। मैं आपको बता रहा हूं, आपके साथ ऐसा ही होगा। जब आप टेस्ट सीरीज के लिए याद रखना मेरी बात को, जब टेस्ट सीरीज का समय आएगा तो आप क्या बोलोगे, अरे यार अब 8 पेपर या 6 पेपर देने जाना है, 2 हफ्ते चले जाएंगे इसके अंदर। एक काम करता हूं, सेल्फ घर पे पढ़ लेता हूं, टेस्ट सीरीज के पेपर बुला लूंगा दोस्त से और घर पे ही टेस्ट सीरीज दूंगा। वो कभी नहीं करने का, समझे आप बात को, वो कभी ऐसा मत करना। जाके एग्जामिनेशन कंडीशन में जब आप पेपर लिखते हो ना, उससे कॉन्फिडेंस अलग हो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 40 में से, आपको मान लीजिए 100 में से 60 मिलने चाहिए, 80 मिलने चाहिए, नहीं, आप 100 में से 30 ही लाइए, लेकिन आपको एक प्रेशर हैंडल करने का है ना, एक वो एटमॉस्फेयर पता चल जाता है कि क्या हो रहा है इंटर के पेपर में। फाउंडेशन में देख लिया, समझो टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो मेन एग्जाम टेस्ट सीरीज बनेंगी, है ना। और फिर तो होना ही है ना, जो यहां मार्क्स आने थे वो वहां मार्क्स आएंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। उससे अच्छा यहां 2 बार कर लो जो करना है, लेकिन तीसरे बार जब आप पेपर लिखते हो ना, तो वो बहुत बेहतरीन लिखना होता है, ठीक है। तो आपने क्या प्लान किया कि यहां पे मैं सेल्फ स्टडी दूंगा और टेस्ट सीरीज दूंगा। फिर यहां पे आपने प्लान किए थे कि हम ग्रुप 1 के सब्जेक्ट करेंगे, ग्रुप 2 के सब्जेक्ट करेंगे, बराबर ना। अब देखो ये जो आपने बोथ ग्रुप का रखा है, इसे मैं कहता हूं स्ट्रैटेजी। क्या कहता हूं बोलो? स्ट्रैटेजी। अब ये जो आपने देखा कि ग्रुप 1 करेंगे, ग्रुप 2 करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे, ये टेस्ट सीरीज देंगे, वैसा करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ये सब चीजें क्या हो गई, आपका प्लान का पार्ट हो गया। क्या हो गया बोलो? प्लान का पार्ट। प्लान के अंदर ही आपको पता चलेगा कि मुझे मान लीजिए कॉस्टिंग के लिए मेरे को 3 नोटबुक बनाना है, ऑडिट के लिए 1 नोटबुक लगने वाली है, लॉ के लिए 2 नोटबुक लगने वाली है। तो ये सब चीजें प्लान का पार्ट होता है कि कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कब रिसोर्सेज लगेंगे। मान लो एफएम एसएम बाद में चालू हो रहा है, तो आप आज मटेरियल आपके पास होके कुछ होने वाला है क्या? नहीं, वो बाद में, तो वो रिसोर्सेज की बाद में जरूरत है। लेकिन ऑडिट अभी चल रहा है, मैं बोलता नहीं दिसंबर में दूंगा, कोई फायदा है क्या उसका? आज वो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो आज लगने वाली है। ये सब चीजें हुई प्लानिंग का पार्ट, बराबर ना। फिर आपके एक्चुअल में चालू होती है क्लासेस, है ना। एक्चुअल में फिर आप देखते हो कि चलो ठीक है, अकाउंट्स की अब क्लास करेंगे, अब टैक्स की क्लास करेंगे, अब कॉस्टिंग की क्लास करेंगे, अब लॉ की क्लास करेंगे, अब ऑडिट की क्लास करेंगे, फिर एफएमएसएम की क्लास करेंगे। तो ये सब चीजें जब एक्चुअल में आप देखना चालू करते हो कि आप कब पढ़ोगे, कौन से समय में कौन सा सब्जेक्ट करना, कौन से व्यक्ति से कौन सा सब्जेक्ट कवर करना, उसको कैसे डे वाइज पढ़ना, क्योंकि सबके टाइमिंग अलग अलग हो सकते हैं, तो कैसे डे वाइज पढ़ना, कोई सुबह उठ के पढ़ सकता है, कोई रात में पढ़ सकता है,
कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे केस में डिटेल एक एक शेड्यूल को बनाना, इसे मैं कहता हूं ऑडिट प्रोग्राम। क्या कहता हूं, बोलो जल्दी से, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है कि सीरीज ऑफ प्रोसीजर लगाना। क्या बोला मैंने, बोलो सर। देखो, सीरीज ऑफ प्रोसीजर लगाना प्लान को अचीव करने के लिए, और अगर प्लान अचीव हो गया तो क्या ऑटोमेटिकली स्ट्रेटेजी अचीव होने वाली है क्या? हाँ, होने वाली है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए आप, अगर मेरी स्ट्रैटेजी, सुनिए ना बात को, अगर मेरे स्ट्रैटेजी में चेंज हुआ तो क्या मेरे प्लान के ऊपर वो चेंजेस का इंपैक्ट आने वाला है क्या? मैंने स्ट्रैटेजी में बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप कर दिया तो क्या मैं ऑडिट की क्लासेस करूंगा क्या? नहीं करूंगा, बराबर है। तो मैं क्या कह रहा हूं, स्ट्रैटेजी में चेंज आया तो क्या प्लान में भी चेंजेस होते हैं क्या? होते हैं। मुझे एक बात बताइए, प्लान में आपने चेंजेस किया, आपने मान लीजिए ऑडिट की क्लास ही नहीं की है एग्जांपल, तो ऐसे केस के अंदर क्या ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजी बदल जाएंगी क्या आपकी? ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है ना। क्लास नहीं किया और सेल्फ स्टडी भी नहीं किया तो ऑटोमेटिकली क्या चेंज हो रहा है बेटा, वो चेंज। या ऐसा भी हो सकता है क्या, प्लानिंग के अंदर आप इंटरनल चेंजेस करके स्ट्रैटेजी को अचीव कर रहे हो अपने। मान लो ऑडिट की बोले लाइव क्लास नहीं करेंगे, रिकॉर्डेड देखेंगे या सेल्फ पढ़ डालेंगे, तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा स्ट्रैटेजी वही इंटैक्ट है। तो मेरा यह कहना है कि प्लान के अंदर कभी कभार प्लान को चेंज करोगे तो स्ट्रैटेजी चेंज होंगी, लेकिन कभी कभार प्लान को चेंज किया तो जरूरी है कि हमेशा स्ट्रैटेजी बदलने वाली है करके नहीं, समझना मेरा ये कहना चाहता हूं मैं। लेकिन स्ट्रैटेजी को बदला तो पक्का है क्या प्लान बदलने वाला है आपका? विषय नहीं है उसके अंदर, वो पक्का है ना। चलो देखो क्या कह रहा हूं मैं, चेंजेस इन द प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चेंजेस या कंडीशंस। मान लो मई 24 में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट जून में हो जाएगा, तो जब आपकी स्ट्रैटेजी अब क्या होंगी कि मैं जून में बोथ ग्रुप क्रैक करूं, समझ रहे हैं? तो उसके कारण क्या प्लानिंग भी चेंज करोगे क्या? आप ऐसा नहीं बोल सकते मई में, अब तो क्या, अब तो चिल करना है मई में, क्योंकि अपनी स्ट्रैटेजी तो सिर्फ और सिर्फ यही तक थी, मई तक थी, बराबर ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपको क्या करना है, अरे बोलो ना, आपको प्लान को भी चेंज करना होगा ना, कि बैठे रहोगे आप मई में, अब तो इसका बनाया नहीं, बोले अब कैसे कैसे करूं, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, आपको वो भी चेंज करना होगा। ठीक है, आइए as a result of unexpected events या changes in condition या audit evidence obtained from the results of the audit procedure, auditor में, अगर auditor चाहे तो क्या कर सकता है, modify। बोलो क्या कर सकता है, modify, है ना। yes sir, auditor कर सकता है modify, ठीक है सर, auditor करेंगे modify। okay, the overall strategy and the audit plan and thereby resulting in the planned entry of further audit procedure based on the revised consideration of assessed risk। इनका कहना है कि अगर मान लीजिए यहां पे कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं तो अपने को प्लान को मॉडिफाई करना होगा, प्लान मॉडिफाई होगा तो आगे आने वाले जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है ना, वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी क्या चेंज होने वाले हैं क्या? हाँ सर, फर्दर ऑडिट मतलब बाद में जो मैं ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा वो भी चेंज होने वाले, इनका कहना है। एक में चेंज तो सारी चीजें चेंज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, दिस मे बी द केस व्हेन इंफॉर्मेशन कम्स टू द ऑडिटर अटेंशन दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इंफॉर्मेशन अवेलेबल व्हेन ऑडिट प्लान द ऑडिट प्रोसीजर। हो सकता है जैसे देखो अभी आपके पास प्लानिंग के हिसाब से क्या है कि मई में एग्जाम्स है करके, ये अभी आपका प्लान है। जब आप सुनिए ना, जब आप प्लान बना रहे हो तो इंफॉर्मेशन अलग हो सकती है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट क्या आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है क्या? मान लो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा कि लोकसभा के इलेक्शन है ना, मई में एग्जैक्ट आएंगे, आपको डेट के साथ आपके साथ क्लैश करवा दिए। मान लो आपके डेट पे क्लैश नहीं करा है, बाद में एंड ऑफ मई में दे दिए, तो आपको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? आईसीआई को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। लेकिन बाद में चेंज ऑफ इवेंट्स होते हैं कि क्लैश करवा दिए एग्जाम, तो ऐसे केस में क्या आपकी प्लानिंग बदलेंगी क्या? यस सर, बदलने वाली है, क्योंकि अपनी स्ट्रैटेजी ही यहां पे दूसरी रहेंगी। ठीक है, चलो फिर देखो एग्जांपल, audit evidence obtained through detailed checking may contradict with the audit evidence obtained through testing of internal controls। जैसे मान लीजिए क्या सैंपल का डेटा और 100% चेक करूंगा जब मैं डेटा, क्या दोनों अलग अलग हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। तो ऐसे केस में फिर क्या, मैं मान लीजिए मुझे अलग कुछ तो भी एविडेंस मिला, तो क्या मैं उसको फिर चेंज करूंगा अपने प्लानिंग को? यस, मैं चेंज यहां पे करने वाला हूं। फटाफट गो थ्रू करेंगे, जल्दी से एक बार गो थ्रू करो।
चलो चालू करेगा नेक्स्ट वाले, इस पे बोलो जल्दी से, आओ। डिटेल में एक एक 100% ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं। टेस्टिंग मतलब सैम्पलिंग बेसिस पर चेक कर लेते हैं अपन लोग, ऐसा है, ठीक है। आओ चलो देखो सुनो सुनो, देखो देख रहे क्या आप? अरे बोलो। हाँ तो देखो फिर, आओ देखिए। सबसे पहले क्या कह रहा हूं मैं, एंटिटी के बारे में बात कर रहा हूं। हमको क्या करना है, एंटिटी का ऑडिट करना है, मतलब एंटिटी के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका क्या करना है, ऑडिट करना है, बराबर। मतलब मैं बेसिकली कॉन्फिडेंस पाना चाहता हूं कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने चाहिए, है ना? नहीं नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, मुझे यही कॉन्फिडेंस चाहिए। मटेरियल गलतियां ना हो, गलतियां तो हो सकती है, बस मटेरियल नहीं होने चाहिए। तो एक एंगेजमेंट पार्टनर, बोलिए ना मुझे, क्या बोल रहा हूं मैं, एक एंगेजमेंट पार्टनर और अकेला ऑडिट करने जाने वाला है क्या? नहीं, वो क्या करेगा, अपॉइंट करता है एंगेजमेंट टीम को, जो क्या करते हैं, काम करते हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल से रिलेटेड, बराबर है इतना। मुझे अब आप एक बात बताइए, अब आपको लगता नहीं क्या इस काम को सुपरवाइज करने की जरूरत है करके? मुझे एक बात बता दीजिए कि मैं अगर मेरे एंटिटी में जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने उनको बोल दिया कि तुम ही ऑडिट निकाल लो या तुम ही ऑडिट कर डालो, तो बोलेंगे सर आप फीस ही क्यों रख रहे, फीस भी हमें ही दे दो करके। समझ रहे हैं आप बात को? हो सकता है बोले तो मतलब ऐसा बोलेंगे नहीं कोई, लेकिन क्या आपको लग नहीं रहा क्या उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि जब सब कुछ अपने को ही करना है तो अपन ही देख लेते हैं ना सब कुछ फिर। तो ऐसे केस में जरूरत यह है कि ये जो एंगेजमेंट टीम काम कर रही है ना, या ये जो वर्क कर रहे हैं, मेरे को उन पे ध्यान देना है। वो थोड़ी सी है, मैं सीए हूं ना, आखिरी में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो जेल कौन जाने वाला है, सीए जाने वाला है यहाँ पे। समझ रहे बात को? तो ऐसे केस के अंदर क्या उसको सुपरवाइज करना काम पे जरूरी है क्या? जो भी और एंगेजमेंट टीम काम करेंगी उसको मैं क्या करूंगा, सुपरवाइज करूंगा, उनको डायरेक्शन दूंगा। क्या दूंगा बोलो? डायरेक्शन दूंगा कि आपने कैसा काम करना है, क्या करना है। अब ये जो सुपरविजन या डायरेक्शन है ना, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है बोलो? फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहला क्या है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। मुझे आप एक बात बताइए, अगर सामने वाली एंटिटी जिसका ऑडिट करना है, अगर उसका साइज मान लीजिए बहुत बड़ी एंटिटी है या वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है उसके अंदर, तो ऐसे इसमें मेरा सुपरविजन बढ़ेगा अपने टीम के ऊपर कि घटेगा? ऑब्वियस सी बात है, गलतियां करने के चांसेस जहां पे ज्यादा वहां पे मेरा सुपरविजन भी ज्यादा। ये पहला फैक्टर है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। सेकंड कहता है एरिया ऑफ ऑडिट। जिस एरिया में आपको काम करना है, जो भी एरिया ऑफ ऑडिट हो सकता है, टैक्स ऑडिट हो सकता है, सिस्टम ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, कुछ भी हो सकता है, जो एरिया ऑफ ऑडिट के क्रूशियलिटी के ऊपर, इंपॉर्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वो एरिया ऑफ ऑडिट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा, तो मेरा सुपरविजन कम की ज्यादा? ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है। तीसरा देखो क्या बोला जा रहा है, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैं एक ऑडिट प्रोसीजर, एक ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। ऑडिट प्रोसीजर किस पे लगाता है? फाइनेंशियल्स पे लगाता है। फाइनेंशियल्स पे लगाने के बाद उसको क्या मिल रहा है? ऑडिट एविडेंस मिल रहा है। ऑडिट एविडेंस से वो किस पर पहुंच रहा है? कंक्लूजन्स पर। कंक्लूजन से वो क्या बनाने वाला है? ओपिनियन। मान लीजिए मैं ऐसे कंक्लूजन के ऊपर पहुंचता हूं जिससे मुझे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आरएमएम यानी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चांसेस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, ये ज्यादा है। तो मैं यहां पे, मुझे बताइए, जहां पे असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा, तो क्या एक ऑडिटर ज्यादा केयरफुल नहीं हो जाएगा कि अपने टीम को लेके भी? बराबर ना? जैसे देखो यार, मान लीजिए मैं एंटिटी में गया हूं अपने एंगेजमेंट टीम को लेके, आपका नाम बेटा अनुज, अनुज है ना, ऑडिट कर रहा है। अनुज आता है मेरे पास, कहता है सर क्या बताऊं, इतने फ्रॉड ही फ्रॉड मिल रहे हैं ना, इतना फ्रॉड किया है कंपनी ने कि क्या बताना। मैं कहता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड है, मतलब अनुज जो देख रहा है उसमें फ्रॉड, तो बाकी एंगेजमेंट टीम वाले जो एरियाज चेक करेंगे उसके अंदर भी फ्रॉड हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं असेस्ड आरएमएम क्या है बेटा? ज्यादा है। तो यहां पे ऑडिटर को ज्यादा ध्यान देना होगा अपने टीम के काम पर। फिर उसके बाद देखो क्या बोला गया है, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर परफॉर्मिंग द
ऑडिट वर्क। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे अनुज काम कर रहा है, अनुज यहाँ पे सीए फाइनल के लास्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में, मान लीजिए एक और दूसरा कोई तो भी व्यक्ति है बेटा, है ना, वो इतना कंपिटेंट नहीं है, तो मैं कौन से व्यक्ति के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा, कंपिटेंट या नॉट कंपिटेंट के ऊपर? मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता अनुज अब सीए बन जाएगा, मेरा नाम रोशन करेंगे तो इस पे ज्यादा ध्यान देता हूं, ऐसा नहीं होता है। आपको चेक करना है कंपिटेंस ऑफ स्टाफ। जो कम कंपिटेंट है मैं कहूंगा एक काम करो, इसके काम पे ज्यादा ध्यान दो। और दूसरा जो आपने अक्सर देखा होगा जिसके यहाँ पे बिजनेस रहता है ना, तो मतलब अलग अलग प्रकार के वहां पे नौकर चाकर होते हैं, जो कोई बहुत अच्छे से ध्यान देता है, किसी का धनाधन गलतियां ही गलतियां करता है, तो आपको पता हो जाता है कि ये व्यक्ति बहुत गलती करता है करके कैलकुलेशंस में, तो आप बराबर उसका वो पॉइंट पे ध्यान रखते हैं वहां के बिजनेस ओनर्स, समझ रहे हैं? तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति हो सकता है उस एरिया में उतना कॉम्पिटेंट नहीं हो और कभी कभार मजबूरी के कारण उसको वो काम करवाना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर से क्रॉस सुपरवाइज करूंगा क्या? यस, मैंने आपसे कहा था याद करना, वो 10,000 की जगह 1 लाख कर दिया, 90,000 कर दिया था, 9 लाख कर, याद आ रहा है आपको? तो 90,000 की जगह 9 लाख किया, तो उसके बाद मैं कॉशियस हो जाऊंगा क्या कि ये व्यक्ति से जीएसटी पहली बात तो फाइल ही मत कराओ, है ना, या अगर गलती से कभी नौबत पड़ी भी फाइल कराने की तो क्या करो, खुद को चेक करो एक बार कि बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर्स है बोलो? साइज है बेटा, दूसरा कौन सा है सभी लोग बोलो? एरिया है, तीसरा क्या है? असेस्ड आरएमएम, और आखिरी में क्या बोला जा रहा है? कैपेबिलिटीज एंड कंपिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स। क्या बोला जा रहा है सभी लोग बोलो? कैपेबिलिटीज एंड कंपिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, इंडिविजुअल टीम मेंबर्स। ठीक है, तो यहां पे क्या बात को समझ गए क्या? बोलो जल्दी से, है ना। चलिए एक बार रीड करेंगे फटाफट इसको। आ जाओ, नेक्स्ट चीज ध्यान देंगे, बात कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। इसका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है 230। कौन सा है बोलो? 230। ये बात करता है कि आपने क्या कहना है इनका, कि जब कोई भी ऑडिटर काम कर रहा है ना, तो उसने अपने काम, उसने क्या क्या काम किया उसको ना रिकॉर्ड करके रखो। क्या होगा जब आपके वर्किंग पेपर्स या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को आप बना के रखें और कल चल के वो कंपनी में फ्रॉड पाया गया और आपको बोला कि अब आप जेल जाओ क्योंकि आपने अच्छे से ऑडिट नहीं किया, तो क्या आपके वर्किंग पेपर्स काम आ सकते हैं क्या? कि देखो मैंने तो अच्छे से काम किया था, मैंने तो सारे एरियाज को चेक किया था, लेकिन ये कंपनी के लोग ही छोटे हैं, ऐसा फ्रॉड किया कि हमें नॉर्मली मुझे समझ नहीं आया। और मैं बोल सकता हूं ऑडिटर इज ए वॉच डॉग, इज नॉट अ ब्लड हाउंड। क्या वो पहले से सोच के जा सकता है क्या फ्रॉड है? नहीं, मैं तो चेक करूंगा। जैसे मान लो मुझे एंट्री दिख रही है, मैं वाउचर्स के साथ चेक कर लूंगा, अमाउंट डेबिट हुआ है, अमाउंट क्रेडिट डेबिट हुआ है क्या मेरे अकाउंट में, वो चेक कर लूंगा। मैं सब कुछ बराबर है, तो ये मैं कैसे बताऊं कि ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत है करके? याद है आपको, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ऑडिटर जजमेंट नहीं दे सकता है, बराबर ना। तो याद करो, तो डॉक्यूमेंटेशन में मुझे बताइए ऑडिट प्लानिंग में मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए? क्या मैं स्ट्रैटेजी को डॉक्यूमेंट करूं क्या? अरे बोलो ना, मुझे बोथ ग्रुप क्लियर करना है, क्या मैं उसको डॉक्यूमेंट करूंगा? हाँ, उसके लिए मैं क्या क्या प्लानिंग कर रहा हूं, क्या मैं उसको भी डॉक्यूमेंट करके रखूंगा क्या? हाँ सर। और तीसरा, अगर इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट, कैसे चेंजेस बोलो? सिग्निफिकेंट चेंजेस, जैसे एग्जाम अगर मई के जून में हो गई, ये सिग्निफिकेंट चेंज है बेटा, है ना। तो ऐसे केस में क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस को क्या मैं यहां पे डॉक्यूमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा? डेफिनेटली करूंगा। मान लीजिए दो ग्रुप का एक ग्रुप पे डिसीजन आता है, तो क्या मैं डॉक्यूमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा? कोई एक ग्रुप वाला है, वो दो ग्रुप का डिसीजन ले रहा है, क्या मैं डॉक्यूमेंट करूंगा? ये सिग्निफिकेंट चेंजेस है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा चेंज जो सिग्निफिकेंट नहीं है, जैसे मान लो कल ऑडिट की क्लास नहीं हुई, तो आने वाले संडे को ऑडिट की क्लास लेके कंपनसेट हो जाएंगी, है ना। तो ऐसे केस में ये उतना सिग्निफिकेंट चेंज है क्या? बताइए।
ये उतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, तो क्या आप उसको रिकॉर्ड करोगे क्या? मुझे बताइए नहीं करोगे, क्योंकि उतना आप बोलोगे उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, हमको लग रहा था कल अचानक छुट्टी मिली तो बहुत खुशी हुई, तो कोई बात नहीं, संडे को हम आ जाएंगे, डबल खुश हो जाएंगे, बराबर ना? तो ऐसे केस में ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ अगर इनसिग्निफिकेंट चेंजेस है तो आप उसको रिकॉर्ड मत करना, सिग्निफिकेंट चेंजेस है तो ही उसको क्या करोगे बोलो, रिकॉर्ड करोगे। संडे को लॉ की क्लास रहेंगी आपकी, पता नहीं है कि नहीं है? अर्ली बर्ड वालों की नहीं रहती? अच्छा, ओके, ठीक है। अर्ली बर्ड में क्या कवर हुआ था वैसे? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, इसलिए ठीक है। तो विदाउट अर्ली बर्ड वाले कितने हैं? लेट बर्ड कौन है यहाँ पे? ज्यादा नहीं है, सब अर्ली बर्ड वाले हैं क्या इससे पहले क्या? क्या बात है यार, सही है। आओ चलो। मतलब आपको बाकियों को क्या लग रहा था, ऐसा बाकियों को ऐसा डर लग रहा था क्या कम ज्यादा का? ऐसा कुछ तो नहीं था ना? आओ चलो ध्यान दो। तो मैं बोल रहा हूं, मुझे बताइए तीन चीजों को चेक करना है, कौन से बोलो ना जरा, कौन से चीजों को डॉक्यूमेंट करूं? स्ट्रैटेजी को, प्लानिंग को और सिग्निफिकेंट चेंजेस को। इनसिग्निफिकेंट चेंजेस को मैं डॉक्यूमेंट नहीं करता, ठीक है। मेड ड्यूरिंग ऑडिट एंगेजमेंट ऑन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान एंड रीजन ऑफ चेंजेस को भी, मतलब आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस के साथ साथ उसके रीजन को भी आपको लिखना है, उसके रीजन को भी आपको लिखना है, ठीक है। परफेक्ट है क्या? बोल दो ना एक बार, आ जाओ चलो। अब देखेंगे, अब इसको पढ़ेंगे और इसको फिर बाद में देखते हैं क्या करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल स्ट्रैटेजी इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ की डिसीजन कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रॉपरली प्लान एंड ऑडिट एंड टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू एंगेजमेंट टीम। बेसिकली ये क्या है बेटा, ये डॉक्यूमेंटेशन एक रिकॉर्ड ही है। क्या है बोलो जल्दी से? एक रिकॉर्ड है, ताकि कल चल के अपन फ्यूचर में इसको यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। अब देखो, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान इज अ रिकॉर्ड ऑफ द प्लान नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट असर्शन लेवल। कौन से लेवल? असर्शन। दो प्रकार के लेवल्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और दूसरा कौन सा है? असर्शन लेवल। असर्शन लेवल मतलब जैसे अकाउंट बैलेंसेस हो गया, डेटर, ये एक असर्शन है। मैं आपको बताता हूं, देखिए मान लीजिए आप, ये हो गया आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर आपको डेटर्स यहां पे नजर आ रहे हैं 2 लाख रुपए के, बराबर है क्या? नजर आ रहे क्या आपको? आ रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे कंपनी आपसे क्या कहना चाहती है? कंपनी आपसे असर्ट करना चाहती है, क्या करना चाहती है बोलो? असर्ट करना चाहती है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनसे हमको कितना रुपया लेना है? 2 लाख रुपया लेना है। समझ रहे बात को? मतलब हमने इनको क्रेडिट पे सेल किया है। क्या ऐसा भी कंपनी ने बोला क्या? क्या यहां पे कहीं तो भी लिखा है क्या कि कंपनी ने क्रेडिट सेल किया, पैसा लेना है, 2 लाख रुपए लेना है? ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। मतलब ये क्या हो गया? असर्शन हो गया। बोलो क्या हो गया? असर्शन। मान लो फिक्स्ड एसेट में 10 लाख रुपए नजर आ रहे हैं, तो कंपनी आपसे कहना चाहती है कि हमारे पास फिक्स्ड एसेट से जिसकी कीमत कितनी? 10 लाख रुपए। समझ रहे आप बात को? क्या कंपनी ने चीख चीख के आपको बोला क्या 10 लाख के एसेट 10 लाख? नहीं, समझिए, आपने समझ लिया असर्ट करने, तो इसका मतलब होता है असर्शन। असर्शन 3 लेवल पे किया जाता है। पहला अकाउंट बैलेंसेस, मतलब कौन सा? बैलेंस शीट। दूसरा क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कौन सा? पीएनएल। और तीसरा डिस्क्लोजर्स, मतलब कि नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये तीनों केस में जब मैं इंडिविजुअल लिमिट्स को चेक करता हूं, उसे असर्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो? असर्शन बोला जाता है, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो इनका कहना है कि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है जहां पे एंटिटी रिस्क को चेक कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो? रिस्क को चेक कर रहा है असर्शन लेवल पे, मतलब इंडिविजुअल अकाउंट लेवल पे मैं जब रिस्क को चेक कर रहा हूं तो उसे भी मुझे डॉक्यूमेंट करके रखना है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ऑडिटर में यूज द स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट और टेलर्ड एंड नीड टू रिफ्लेक्ट द पर्टिकुलर एंगेजमेंट सर्कमस्टांसेस। जैसे आपने पढ़ा होगा, एमओए का एक मॉडल एमओए होता है, पहले से टेबल ए टेबल बी टेबल सी, ऐसा पढ़े ना आपने? उसी प्रकार से मॉडल ऑडिट प्रोग्राम बना के रखे हुए, जो जो कहता है आपसे कि एक काम करो इंटरनल कंट्रोल को चेक करो, एक काम करो ट्रायल बैलेंस को एक बार चेक करो, एक काम करो इसके अंदर है ना फिक्स्ड एसेट्स को चेक करो। तो ये ऐसे मॉडल ऑडिट प्रोग्राम भी बने हुए हैं जिसके अंदर अगर आपने चेंजेस नहीं किए तो एज इट इज उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आ जाओ, अब इसके बाद में साइड से ऐसा पेंसिल से इसको काट देना दोनों इसमें, ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत नॉर्मल चीज है। आइए अब देखो, द रिकॉर्ड ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंजेस। अच्छा,
significant changes to overall audit strategy and audit plan and resulting changes to the planned nature, timing and extent. मतलब क्या बोला यहाँ पे देखो, अगर कोई significant change हुआ है जिसका impact आ रहा है मेरे planning के changes के अंदर, मतलब मैंने ओरिजिनली कुछ और प्लान करके रखा था बट ऐसी चीजें आ गई, ऐसा चेंज हुआ कि मेरा प्लान्ड एक्सटेंड बदल गया ऑटोमेटिकली, तो उसके बारे में बात करें. एक्सप्लेन, तो यहां पे आपको एक्सप्लेन, मतलब यहां पे एक्सप्लेन का मतलब क्या हो रहा है, आपको रीजन बताना होगा. क्या बताना होगा बोलो, रीजन बताना होगा कि क्यों आखिर सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए आप लोगों ने, और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. मतलब सर यही वाली बात है क्या, सिग्निफिकेंट चेंजेस और उसका रीजन, क्या ऊपर वाला ही चीज लिखा है क्या? हाँ, तो इसको भी क्या मैं काट सकता हूं, बोलिए जल्दी से, इसको भी काट दीजिएगा. ठीक है, चलो. तो बेसिकली अपने लोगों को क्या क्या चेक करना है, बोलिए जल्दी से. सबसे पहले अपन चेक करेंगे ओवरऑल स्ट्रैटेजी को, दूसरा क्या चेक करेंगे, प्लान को, और तीसरा अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस है तो उसका रीजन कि आखिर क्यों चेंज हो रहा है. इन चीजों को रिकॉर्ड करते हुए चलना, इन चीजों को डॉक्यूमेंट करते हुए हम लोगों को चलना है. ठीक है. अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, समझिए आप बात को. आपने अगर इससे पढ़ा तो आपको मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने मॉड्यूल पढ़ा तो इसको मत पढ़ना. समझ रहे? तो दोनों में से कोई एक करना, येड़े सर के दोनों दोनों मत करते बैठना, समझ में नहीं आएगा इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है दोनों सेम ही. समझिए, मॉड्यूल में फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है, मॉड्यूल वाले नीचे बढ़िया एक नंबर आधा पेज छोड़ डालते, आधा तो मतलब ऊपर नीचे देखोगे तो आधा पेज छोड़ दिया इन्होंने, मार्जिन्स बढ़िया बढ़िया लिए, तो ऐसे केस में इनका 35-40 पेज का चैप्टर चले आता है, और उसको अपन ने प्रॉपर फॉन्ट में डाला तो 12-14 पेज के अंदर कवर हो जाता है यहाँ पे, है ना. तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज को करना. समझ रहे हैं आप बात को? अरे बोलो जल्दी से. और ये शक मत आने देना कि लगता है मॉड्यूल में से पूरा काटा पीटी हो गई, आधा ही पढ़ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं. आप लगे तो क्रॉस चेक करके देख लेना, पहला चैप्टर भी दूसरा भी और आगे आने वाले भी, मतलब ऐसा नहीं कि पहले तो ये कर रहा हूं, आगे आने वाले भी. ठीक है, तो अब चेक करके देख लेना उसको. चलो आओ यहां पे ध्यान दो, आओ सुनो बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपके साथ. ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, क्या आपका ध्यान है इधर? आओ ध्यान दो. फिर ऑडिट प्रोग्राम को पढ़ेंगे. सर ऑडिट प्रोग्राम का क्या मतलब होता है? ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या, डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर. क्या होता है बोलो जल्दी से, डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर. जैसे देखो मैं यहां पे पढ़ाऊंगा आपको, ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान for applying audit procedure in given circumstances with instruction for appropriate techniques to be adopted for accomplishing the audit objectives. हमारा यहाँ पे audit objective या हमारा strategy क्या था बोलिए, both group को achieve करना. उसके लिए हमने प्लान बनाए, और जब हम लोग प्लान की माइन्यूट डिटेल्स देख रहे हैं कि कब कौन सी लाइव क्लास होंगी, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर, कब टेस्ट सीरीज देंगे, कब घर पे आके रिवीजन करेंगे, कब क्या क्या चीजें करेंगे, मतलब डिटेल, मोस्ट डिटेल जब आप चीजें कर रहे हो ना, इंडिविजुअल लेवल पे एक एक दिन का जब आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो ना, तो उसे क्या बोला जाता है, ऑडिट प्रोग्राम बोला जाता है. क्या बोला जाता है बोलो, ऑडिट प्रोग्राम. मतलब अब ऑडिट में कैसा होगा, हमने यहाँ पे मान लीजिए आपको टैक्स ऑडिट के लिए अपॉइंट किया, जीएसटी ऑडिट के लिए अपॉइंट किया, तो आप कहोगे मेरी स्ट्रैटेजी है जीएसटी ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए कंपनी की इस तारीख तक, एग्जांपल. ठीक है, आ जाइए. तो समझ गए आप बात को, ये पहला हुआ. अब दूसरा, आप प्लान को बनाते हो. प्लान में आप क्या क्या चेक करोगे, मैं ये चेक करूंगा कि जितने भी जीएसटी के ऊपर इंपैक्ट आ रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो भी मैं ट्रांजैक्शन कर रही है मेरी एंटिटी, और जिसका जीएसटी पे इंपैक्ट है, एक काम करो उसके रिकॉर्ड्स को लिख के रख लो, उसको अपने को चेक करना है. जैसे सेल हो गया, जैसे परचेस हो गया, जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गए, और कोई अदर ट्रांजैक्शन हो गए जिसका भी जीएसटी पे इंपैक्ट होगा, मुझे वो ट्रांजैक्शन को चेक करना है. ये मेरा प्लान का हिस्सा हुआ. अब समझिए आप बात को. अब मान लीजिए 3 महीने मेरे पास ऑडिट करने के लिए, तो पहले महीने में मैं डिसाइड करता हूं कि इस दिन जाके मुझे सेल के ट्रांजैक्शन को चेक करना है और मुझे परचेसेस को देख के रख लेना है. सेकेंड मंथ में मैं एक्सपेंसेस से रिलेटेड पूरी चेकिंग करूंगा, और थर्ड जो मंथ आने वाला है उसके अंदर मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मैं फिक्स्ड एसेट्स को चेक कर लूंगा. एक बार तीनों चीजें हो गई तो मैं रिपोर्टिंग कर दूंगा. अब सवाल ये बनता है कि सेल को मैं कैसे चेक करूं, तो मैं उसके लिए डिसाइड करता हूं कि मैं सैंपलिंग का सहारा लूंगा, और उसके साथ साथ में जनवरी, मार्च और अप्रैल मंथ के यहाँ पे रिकॉर्ड्स को चेक करूंगा. ये 3 महीने को चेक करके मैं पूरे ईयर के ऊपर जजमेंट, मतलब आप मुझे एक बात बताइए, आपने मंथ को डिसाइड किया, आपने ये भी डिसाइड किया सैंपलिंग आप कर रहे हो, और अब आप वाउचिंग
वेरिफिकेशन करने वाले हो। मतलब क्या, पूरे सुनिए ना बात को, जब आप ये करोगे तो सेल पे कॉन्फिडेंस आएगा, और सेल पे कॉन्फिडेंस आया मतलब वन पार्ट ऑफ ऑडिट के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आ गया। ऐसे सारे इवेंट्स जब हो जाएंगे तो क्या पूरे फाइनेंशियल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा क्या? हाँ, उससे क्या आपका जीएसटी ऑडिट कंप्लीट होने वाला है क्या? हाँ, मतलब यहां पे बोल रहा है कि एक ऑडिट प्रोसीजर, मतलब मैं यहां पे इसका ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि मैं यहां पे डिटेल में कौन सी ऑडिट प्रोसीजर कहां पे लगाऊंगा। क्या बोला मैंने? बोलो, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर कहां पे लगाऊंगा, वो भी आप लिख के रखते हो। किधर? वो भी आप लिख के रखते हो बेटा ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। जैसे कौन सी क्लासेस किससे करूंगा, कब सेल्फ स्टडी करूंगा, वो भी जब आप लिख के रखो तो उसे बोला जाता है ऑडिट प्रोग्राम। तो अगर आपसे एग्जाम में है कि विच वन ऑफ दिस इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम, तो आप क्या बोलोगे? ऑडिट प्रोग्राम सबसे ज्यादा डिटेल्ड होता है, उससे कम थोड़ा सा होता है क्या? ऑडिट प्लान, और सबसे कम क्या होता है? स्ट्रैटेजी। समझ गए आप बात को? तो अगर मैं बात करूं ना, तो सबसे पहले बनती है स्ट्रैटेजी, फिर होती है प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद होता है प्रोग्राम। बराबर है? चलिए देखो यहां पे एक बार रीड करेंगे मेरे साथ, देखिए क्या। In other words, audit program is the detailed plan for applying audit procedure in given circumstances with instruction for appropriate technique to be adopted for accomplishing the objective. मतलब कौन सी टेक्निक का प्रयोग करना, जैसे ऑब्जर्वेशन एक टेक्निक हुआ, इंक्वायरी एक टेक्निक हुआ, है ना? तो कौन से टेक्निक का प्रयोग करके आप वो एरिया के अंदर कॉन्फिडेंस ऑब्टेन कर सकते हो, वो तकात लिखा जाता है इसके अंदर, उसे बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। क्या बात को समझे? बोलो कम ऑन एवरीवन, जल्दी से आइए देखो, अब ऊपर का रीड करेंगे। इट इज डिजायरेबल दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑडिट एंड मोर पर्टिकुलरली बिगर ऑडिट्स एन ऑडिट प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन अप। मतलब बड़े बड़े ऑडिट्स के केस में आपने ऑडिट प्रोग्राम को क्या बनाना चाहिए? क्या? हाँ, आपने बनाना चाहिए। अब देखो यहां पे ऑडिट प्रोग्राम क्या है। ऑडिट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स। क्या है? बोलो जल्दी से। लिस्ट है। कौन से इसका लिस्ट है? एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन का। किसका? बोलो जल्दी से। एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन का, जो आपने अप्लाई करना है इन सच अ वे दैट इंटर रिलेशनशिप ऑफ वन स्टेप टू अनदर इज क्लियरली शोन एंड डिजाइन, कीपिंग इन व्यू द असर्शन डिसर्निबल इन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मतलब जो आपके डिस्क्लोज होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, प्रोड्यूस्ड फॉर ऑडिट और ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेजल ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ काइंड। मतलब देखो, आपको डिटेल में समझा रहा हूं। देखो क्या इनका कहना है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स से ही आपके क्या बनने वाले? फाइनेंशियल्स बनने वाले। बराबर? तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल्स के आपके जितने भी असर्शन हैं, उस पे कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगा के, कैसे एविडेंस को ऑब्टेन करना, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगा के कैसे एविडेंस को ऑब्टेन करना, कैसे एविडेंस को ऑब्टेन, मतलब कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे तो कैसा एविडेंस आपको मिलेगा, कौन से इस पे असर्शन पे, जो इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है? अकाउंट रिकॉर्ड से रिलेटेड और फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो मैं कहूंगा आपके साथ इसे क्या बोला जा रहा है? ऑडिट प्रोग्राम बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? बोलो ऑडिट प्रोग्राम। जैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान दो। जैसे देखो, मान लीजिए ऐसा बोला जा रहा है कि जितने भी परचेस हुए ना, तो दो प्रकार के परचेज हो सकते हैं। एक मान लीजिए जिसका अमाउंट है लेस देन 2 लाख रुपए का, और एक हो सकता है जिसका अमाउंट क्या है बेटा? ग्रेटर देन है। कितने से? 2 लाख रुपए से। आप कहते हो कि जो अमाउंट ग्रेटर देन है 2 लाख रुपए से, आपने वहां पे इंक्वायरी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलो, इंक्वायरी आपने करना चाहिए। अब ये जो इंक्वायरी है, ये इंक्वायरी आपने करना चाहिए किससे? मतलब ये जो इंक्वायरी है ना, आप है ना बाहर वाले लोगों से करना। इसे बोला जाता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या बोला जाता है? बोलो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन से इंक्वायरी करना है, तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगाया। कौन से असर्शन पर? परचेस वाले असर्शन पर। और वो परचेस वाला क्या? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, मतलब कि जितने भी बिल्स होने वाले, इनवॉइस होने वाले, वो मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हुए। और फाइनेंशियल में वो कौन से नाम पे दिखने वाला है? पीएनएल में परचेस के नाम पे दिखने वाला है। क्या? बोलिए जल्दी से। तो जब मैं इसको सेट करता हूं ना कि मैं परचेस के ऊपर अगर इंक्वायरी करूंगा तो मुझे एविडेंस मिलेंगे कि परचेस सही अमाउंट में रिकॉर्डेड है या उसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। जब मैं इतना सोच के सारी चीजें करूं तो इसे बोला जाता है क्या?
क्या? ऑडिट प्रोग्राम। क्या बोला जाता है? बोलो, ऑडिट प्रोग्राम, है ना। इसको रीड करो, जल्दी से रीड करो बी वाले पॉइंट को, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद बॉक्स के अंदर जो पहली वाली चीज है ना, उसको भी रीड करना, वो भी बहुत सही लिखा हुआ है, वो एकदम आसान शब्दों में एक्चुअली। डिस्क्लोज्ड, डिसर्निबल का मतलब होता है डिस्क्लोज्ड। वेरिफिकेशन प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? ऑडिट प्रोसीजर। चले आगे बढ़े क्या? मुझे बताओ, आपने एक बार ऑडिट प्रोग्राम बना लिया, तो क्या वो ऑडिट प्रोग्राम को आप बार बार उसी कंपनी के ऑडिट के लिए यूज कर सकते हो क्या? नहीं। आपने एक बार ऑडिट प्रोग्राम बनाया, मान लीजिए मैंने जियो का ऑडिट प्रोग्राम बनाया, क्या मैं उसको एयरटेल के लिए यूज कर सकता हूं क्या? सेम साल के लिए मेरे को एयरटेल के लिए यूज करना है, कर दूं क्या? अरे क्या हो रहा है, सेम सिमिलर नेचर का तो धंधा है ना बेटा, लेकिन मैं कर सकता हूं क्या? नहीं। सबकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, सबका साइज और कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग हो सकता है। जैसे जियो का है लो सर, मान लीजिए लो प्राइस पे सर्विसेज ऑफर करने का, एयरटेल का ऐसा नहीं है। एयरटेल का क्या है बेटा, आप कहीं पे भी रहो, हम आपको नेटवर्क नहीं प्रोवाइड कराएंगे, ये उनका, समझ रहा बात। तो ऐसे केस में मैं कहूंगा क्या, डिपेंड करता है सर्विसेज और नेचर के ऊपर, बराबर है ना। तो कितना वाहियात है वो, मतलब फोन ही नहीं लगते उससे, और लग भी गए गलती से तो उस आवाज नहीं आती, और आ भी गई गलती से आवाज तो कट जाता है बीच में कॉल। तो मतलब क्या करना अब, आइए चलो देखो क्या बोला। देखो ना, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं किसी भी माध्यम से जियो को, ऐसा कोई एम्बेसडर वगैरह नहीं हूं उसका, है ना। सुनो, सुनिए ना क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान दो। इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस। अरे कोई कोई रहते यार, वो खासकर वो फ्रेंड्स वाले लोग, अरे वो तो मानते ही नहीं, मतलब उनको ऐसा बोला कि नहीं यार तारक मेहता ज्यादा अच्छा है फ्रेंड्स से, तो उनको यकीन ही नहीं होता क्या कुछ भी बोल रहा है करके, एकदम पर्सनल ले लेते, जैसे फ्रेंड्स वाला कमीशन वगैरह दे रहा है उनको प्रमोट करने के लिए। सेम होता है वो बीटीएस वालों के साथ भी, वो क्या करते रहते हैं ऐसा ऐसा, मतलब यार वो अलग ही कुछ तो भी चलता है कि नहीं बोले, मानते ही नहीं बिल्कुल वो भी, है ना। भले उनके गाने समझो नहीं समझो, लेकिन हाँ फैन तो हो ही गए, बोले बोले धुन अच्छी लग रही है उनकी, अरे क्या धुन अच्छी लग रही है। आइए चलो, नहीं ऐसा कोई फैन वैन तो नहीं है यहाँ पे, होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कौन जीतू तुम फैन हो बीटीएस के? क्या बात कर रहे हैं, देखा नहीं सीधा नाचा हूं ऐसा। मजाक कर रहा हूं। आ जाओ चलो, सुनो सुनो सुनो, ध्यान दो। क्या एक ऑडिट प्रोग्राम प्रैक्टिकेबल है क्या? बोलिए जल्दी से, सारे बिजनेसेस के लिए। मतलब नहीं सर प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो देखो क्या बोला जा रहा है, बिजनेसेस वेरी किसके अंदर, नेचर साइज एंड कंपोजिशन के ऊपर। वर्क, सुनो ना, वर्क विच इज suitable फॉर वन बिजनेस may not be suitable for others. Efficiency and operation of internal control and the exact nature of services to be rendered by the auditor are other factors from that vary from assignment to assignment. On account of such variation, evolving one audit program applicable to all business under all circumstances is not practicable. तो एक को सेट कर लिया तो बाकी सब में चला लो, ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक अलग अलग, अरे मतलब आपको हर एक अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम को बनाना होगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, तब जाके आप ऑडिट को कैरी आउट कर सकते हो। समझ गए क्या आप बात को? बोलो जल्दी से, समझ रहे क्या, है ना। आइए मुझे एक बात बताइए, ये जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट का मतलब कौन, एंगेजमेंट टीम के जो लोग काम कर रहे हैं ना,
एंगेजमेंट टीम, देखो एंगेजमेंट टीम मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन जो काम कर रहे हैं वो एंगेजमेंट टीम हुआ। इंडिविजुअल पर्सन को असिस्टेंट बोला जाता है। तो ये जो असिस्टेंट है उसको हम लोग बोलेंगे ओपन माइंड रखो। मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आप चेंजेस करना, ऐसा ठूस की तरह जो आपको दे दिया बस वही चीज को फॉलो कर रहे ऐसा मत करो, खुद का दिमाग लगाओ और ओपन माइंड थोड़ा सा रहिएगा। समझ रहे क्या आप बात को? आओ देखो यहाँ पे क्या, एन एक्सपीरियंस इज गेन्ड बाय एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क। The program may be altered to take care the situation when we left out originally, but we are found to relevant for a particular person। इनका कहना है आप चेंजेस करो लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव या आपका जो स्ट्रैटेजी है क्या वो बदलनी चाहिए क्या? नहीं, वो आपको अचीव करना ही है। उसके बाद देखो, सिमिलरली इफ एनी वर्क ओरिजिनली प्रोवाइडेड प्रूव्स बियॉन्ड द डाउट टू बी अननेसेसरी या इररिलेवेंट, उसको आप ड्रॉप कर दो। फिर असिस्टेंट एंगेज्ड इन द जॉब शुड बी एनकरेज टू कीप ओपन माइंड बियॉन्ड द प्रोग्राम गिवन टू हिम। He should be instructed to note and report significant matters coming to his notice and his seniors or to the partners या proprietor of the firm engaged doing that audit। मतलब देखो क्या हो रहा है, कभी कभार कैसा होता है, देखो अपने फर्म के अंदर है ना, मान लीजिए आर्टिकल्स है, उसको बोला कि जो ए लिमिटेड है उसके ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री करके रखना करके। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मान लीजिए एंट्रीज थी 15-20 एंट्रीज थी, उसने कर लिया तो वह ऐसा बैठा रहता आराम से। मैं कह रहा हूं अरे भैया जब पेंडिंग तुम्हें काम दिख रहा है कि अकाउंटिंग करना है तो वो भी तो किया जा सकता है ना, लेकिन दिमाग नहीं लगाएंगे। क्योंकि बोला गया था ए लिमिट काट के अकाउंटिंग करो, तो कैसे दिमाग लगाए? फिर ज्यादा काम कैसे कर सकता है ना कोई इंसान? मोबाइल चलाएंगे, रीला घुमा लो उनसे, वो चल जाएगा, लेकिन मैं बताऊं काम नहीं करेंगे, है ना। तो यही सब चीजें क्या इसलिए बोला गया ओपन माइंड रखना। अगर आपको कुछ भी एरर वेरर लग रहा है तो तुरंत इन्फॉर्म करो, या आपको ऐसा हो रहा है कि अपने एंगेजमेंट पार्टनर से पूछना है कि ये एरिया में बहुत ज्यादा है ना फ्रॉड वॉर्ड नजर आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हो, एंगेजमेंट पार्टनर को बता के क्या चेंज कर सकते हो या डिसीजन ले सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो। फटाफट नोटबुक खोलेंगे, लिखना चालू करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, है ना। जल्दी से करो, जल्दी चलो लिखो। पहला, चेंजेस टू, तुम यार कितना स्लो करते, कहाँ गई मेरी पुरानी बैच जो कितना फास्ट लिखती थी? आइए आइए ध्यान दो, ये मैं हर बैच में बोलता हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा ये होता है ना, अरे वो किया हम क्यों नहीं, ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन आप ऑलरेडी स्पीड में लिख रहे हो इसलिए ऐसा। हाँ, हाँ। थोड़ा थोड़ा तारीफ करना भी जरूरी है क्या, फिर रिवर्ट नहीं आता ना ऐसा। चलो लिखो, क्या लिखते, क्या बोलो ना, लिखो फिर। आइए, चेंजेस इन प्लानिंग, changes in planning, changes in planning during the course of audit, during the course of audit। ये हुआ है, लिख के, अच्छा लिख के हो गया, लिखो। ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, comma, changes in condition, changes in condition or audit evidence obtained, or audit evidence obtained, audit evidence obtained, change in condition or audit evidence obtained, auditor may modify overall strategy and plan, auditor may modify overall strategy or plan, thereby the resulting planned NTE, the resulting planned NTE of further audit procedure, of further audit procedure, further audit procedure will be changed, will be changed। हो गया क्या आपका? लिखो, also when auditor receives information which differs significantly
which differs significantly from expected information from expected information from expected information modifications can be done. Modifications can be done. एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन मॉडिफिकेशंस कैन बी डन. उसके बाद प्लानिंग सुपरविजन एंड रिव्यू. प्लानिंग सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट टीम. रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम. रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ ईटी. ईटी लिखना हो गया. चलो फिर लिखो. इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स. डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स. पहला साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी. दूसरा डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर. पहला साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी. दूसरा एरिया ऑफ ऑडिट. एरिया ऑफ ऑडिट. तीसरा असेस्ड आरएमएम. तीसरा क्या है बोलो? असेस्ड आरएमएम. चौथा कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस ऑफ टीम मेंबर. कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस ऑफ टीम मेंबर. डॉक्यूमेंटेशन में एज इट इज वो एबीसी पॉइंट लिखेंगे. कैपेबिलिटीज एंड कंपिटेंस ऑफ टीम मेंबर्स. कौन सा? एरिया ऑफ ऑडिट का. एरिया ऑफ ऑडिट कोई भी टैक्स ऑडिट के अंदर, जैसे इनकम टैक्स के लिए अलग है, जीएसटी के लिए अलग है, तो ये एरिया ऑफ ऑडिट हुआ. इंटरनल कंट्रोल अलग हुआ. जैसे स्टॉक ऑडिट होता है तो आपको स्टॉक ऑडिट में स्टॉक को चेक करके देना होता है. फिक्स्ड एसेट का भी ऑडिट होता है, तो वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ ऑडिट पे. ठीक है. नेक्स्ट लिखो एज इट इज डॉक्यूमेंटेशन में एबीसी करके तीनों पॉइंट. द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट. सबसे पहला ओवरऑल स्ट्रेटेजी. सेकंड प्लान. तीसरा सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड रीजंस देयर ऑफ. सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड रीजंस देयर ऑफ. बोलो. हाँ ऑडिट प्रोग्राम में आता है. हाँ, आपको जो लिस्ट दी गई है वो ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट है, और जो आप टिक कर रहे हो वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है कि आपने वो काम कर लिया. ऐसा है. सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड रीजन फॉर सच चेंजेस. हो गया. एंड रीजन फॉर सच चेंजेस. फिर लिखो ऑडिट प्रोग्राम. ऑडिट प्रोग्राम लिखो उसके अंदर. इट इज अ डिटेल्ड प्लान. इट इज अ डिटेल्ड प्लान फॉर अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर. इट इज अ डिटेल्ड प्लान फॉर अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर. ऑडिट प्रोसीजर in given circumstances. In given circumstances. With instruction for appropriate technique. With instruction for appropriate technique. Instruction for appropriate technique to be adopted. To be adopted. To be adopted for accomplishing. To be adopted for accomplishing. Accomplishing to be adopted for accomplishing. लिखो ऑडिट ऑब्जेक्टिव.
ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑडिट ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट में आप ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, audit program consists of series of verification procedure, audit program consists of series of verification procedure to be applied in financial statements, series of verification procedure to be applied in financial statements and accounts applied in financial statements and accounts for obtaining audit evidence, for obtaining audit evidence, for obtaining audit evidence so that opinion can be formed, so that opinion can be formed on financial statement, on बोलो ना, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, हो गया. चलो 2 मिनट रुको, क्या लिखना है आपको, एक बार कंप्लीट कर लो जिसका भी बचा हुआ है. तब तक आप टॉपिक लिख के रख सकते हो. वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस. टॉपिक लिख के रखो. वन, आपको शांत रहना, आप शांत नहीं रहते ना, इसलिए फिर बोलना पड़ता है कंटिन्यूस. आओ, वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस. वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस. हो गया, सबका हुआ है अभी तक. चलो आप लिखो फिर. पहला पॉइंट, बिजनेसेस वेरी इन नेचर, साइज एंड कंपोजिशन. बिजनेसेस वेरी इन नेचर, साइज एंड कंपोजिशन, कॉमा, वर्क suitable for one business, work suitable for one business may not be efficient, may not be efficient, may not be efficient for other business, for other business. Therefore auditor should plan, auditor should plan different audit program, should plan different audit program, different audit, बोलो जल्दी से, should plan different audit program. ठीक है, चलिए आइए, आ जाओ यहाँ पे. चलो ध्यान देंगे. अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर फोकस करना. क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, नेक्स्ट वाली चीज आ रही है यहाँ पे. लिखो असिस्टेंट टू बी केप्ट ओपन माइंडेड. क्या बोलेंगे सभी लोग, बोलो असिस्टेंट टू बी केप्ट ओपन माइंडेड. अब यहाँ पे डालिए, यहाँ पे देखो असिस्टेंट टू बी केप्ट ओपन माइंडेड. डालो, लिखो, क्या लिखोगे ना, लिखो फिर. पहला पॉइंट, हाँ देखो, एक्सपीरियंस इज गेन्ड, एक्सपीरियंस इज गेन्ड by actually carrying out the work, experience is gained by actually carrying out the work, comma, program may be altered, program may be altered depending upon the situation, depending upon the situation, program may be altered depending upon the situation, and
एंड, एक मिनट, एंड, हाँ लिखो, असिस्टेंट शुड note significant matters, assistant should note significant matters coming to his notice. क्या बोला यहाँ पे? coming to his notice, coming to his notice, coming to his notice, and should also report, and should also report to engagement partner, to engagement partner. हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है यहाँ पे? पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। किसके बारे में बात कर रहा है बोलो? पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। मतलब अगर आपने कोई ऑडिट प्रोग्राम को बना लिया तो बनाने के बाद क्या स्टैटिक रखोगे क्या उसको? नहीं। जैसे प्लानिंग के अंदर अपन ने क्या देखा था, ऑडिट प्लानिंग में आप कंटिन्यूअस होता है या डिस्क्रीट फंक्शन होता है? कंटिन्यूअस है। आप उसके अंदर चेंजेस करोगे। अब प्लानिंग में आप चेंजेस करोगे तो क्या प्रोग्राम में चेंज होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो प्लानिंग में चेंज हुआ और प्रोग्राम में, तो आपको क्या प्रोग्राम में चेंज करना है क्या? यस, आपको चेंज करना है। एक और चीज ध्यान रखना, रिव्यू का मतलब क्या बोला जा रहा है? देखो, समय समय पर जब आप रिव्यू करते रहोगे ना ऑडिट प्रोग्राम को, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना काम हो जाना चाहिए था, आपका कितना काम अभी तक हुआ है, दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या स्पीड अप करने की जरूरत है, या ज्यादा रिसोर्सेज या ज्यादा लोग तो नहीं लगेंगे ऑडिट करने के लिए, समझ रहे? या कुछ जगह मान लीजिए हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो मैं कैसे उसको एक्सेप्टेबल लो लेवल पे लाऊं? या मान लीजिए यहां पे एंटिटी ने मुझे मना कर दिया कि हम आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देंगे ही नहीं, जो करना है कर लो, तो ऐसे केस में क्या मैं यहां पे एग्जिट करूं ऑडिट को? समझ रहे हैं आप बात को? पीरियोडिक समय समय पर रिव्यू करते रहना अपने ऑडिट प्रोग्राम्स को बहुत ज्यादा इसलिए यहां पे आवश्यक बनता है। जैसे देखो, देयर शुड बी अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू असेस वेदर द सेम कंटिन्यूज टू बी एडिक्वेट फॉर ऑब्टेनिंग रिक्विजिट नॉलेज एंड एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। मान लीजिए अगर सर्कमस्टांसेस बदल गए तो क्या मुझे प्रोग्राम को भी चेंज करना होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, मुझे प्रोग्राम को भी चेंज करना होगा। दूसरा, जैसे मैं मान लीजिए, क्या कह रहा हूं मैं, अगर एक एंटिटी है ना, वो अलग नेचर ऑफ सर्विसेज चालू कर रहा है, मान लीजिए रिलायंस के बारे में बात करो, रिलायंस के अंदर यहाँ पे ना, रिलायंस में जैसे अलग अलग इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, जियो भी उसका पार्ट है, फिर ट्रेंड्स भी उसका पार्ट है, ऐसे मल्टीपल बहुत सारे एसबीयूज है, उसे बोला जाता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स। अब रिलायंस एक और एसबीयू को चालू कर रहा है, तो अगर रिलायंस एक और एसबीयू को चालू कर रहा है तो ऐसे केस के अंदर क्या मेरा प्रोग्राम का पार्ट यहाँ पे चेंज होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली। वो एसबीओ को मैंने कभी कंसीडर ही नहीं किया था और अब मुझे उस एसबीओ को कंसीडर अगर करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में मैं कहूंगा प्लानिंग को क्या करो? प्लानिंग को चेंज करो। आओ देखो यहाँ पे, unless this is done, any change in the business policy of client may not be adequately known and consequently audit work may be carried on the basis of obsolete program। तो इनका कहना है अगर हमने प्रोग्राम को ही चेंज नहीं किया और मान लो क्लाइंट ने कोई पॉलिसी को चेंज कर लिया, तो अपन वो पॉलिसी का अपने इसमें रिफ्लेक्शन आने नहीं वाला है। तो क्या मैं पुराने जो खराब या जो पुराना हो चुका है या उतना वर्थ नहीं रहा है, क्या मैं वो ऑडिट प्रोग्राम को कैरी आउट कर रहा हूं क्या? हाँ। और आपसे क्या गलतियां अब होने वाली है क्या? डेफिनेटली यहाँ पे होने वाली है ना। देखो, एंड दिस नेग्लिजेंस द होल ऑडिट में बी हेल्ड एज नेग्लिजेंटली कंडक्टेड एंड ऑडिटर में हैव टू फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कल चल के अगर ऐसा पाया गया कि ऑडिटर, तो इसलिए बोला जाता है ऑडिटर शुड बी प्रोफेशनली स्केप्टिक। मतलब ऑडिटर ने क्या रहना है? अलर्ट रहना है कि अगर कोई भी ऐसा चेंजेस हो रहा है हमारे आजू बाजू, तो वो चेंजेस को क्या तुरंत अडॉप्ट कर लेना है क्या? हाँ सर, अडॉप्ट कर लो और उसके अकॉर्डिंगली ऑडिट प्रोग्राम में चेंजेस कर डालिए, ऐसा इनका कहना है। अब देखिए, the utility of the audit program can be retained and enhanced। enhance मतलब बढ़ोतरी आप तभी दे सकते हो only by keeping the audit program as also client's operation and internal control under periodic review so that inadequacies or redundancies of the program may be removed। मतलब इनका कहना है कि जब आप क्लाइंट के ऑपरेशंस को और इंटरनल कंट्रोल को डिटेल में चेक करते हो, कैसे चेक करते हो बोलो? डिटेल में चेक करते हो, तो आप
आपके जो पीरियोडिक रिव्यू में जो कमियां है, जो खराब चीज है, क्या आप उसको रिमूव कर सकते हो? क्या बोलो जल्दी से। हाँ, आप उसको रिमूव कर सकते हो। मतलब रिडेंडेंसीज या इनएडिक्वेसीज, मतलब कुछ भी अगर ड्रॉबैक्स है अपने ऑडिट प्रोग्राम के, तो समय के साथ साथ रिव्यू जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ड्रॉबैक्स भी क्या होने वाले, खत्म हो जाने वाले हैं। अब देखिए, however as a basic feature audit program not only lists the task to be carried out, अपन ने क्या देखा था, वेरिफिकेशन प्रोसीजर, मतलब कि आपको इंक्वायरी करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, तो पूरे टास्क लिखे हुए होते हो क्या? हाँ होते हैं। अब देखो, बट ऑल्सो कंटेन्स फ्यू रेलिवेंट इंस्ट्रक्शन लाइक एक्सटेंट ऑफ चेकिंग एंड सैम्पलिंग प्लान। मतलब याद है आपको, मैंने बोला था सेल्स के अंदर अपन 3 ही मंथ चेक करेंगे। कौन सा बोला था? अप्रैल हो गया, दिसंबर हो गया और मार्च हो गया। तो ये तीनों को चेक करो, सेल के ऊपर कॉन्फिडेंस प्लान कर लो। तो इसे बोला जाता है सैम्पलिंग प्लान, भी उसके अंदर आपके मौजूद होने वाले। सिर्फ एक्सटेंट ऑफ चेकिंग से कुछ नहीं होता, सारी डिटेल चीजें, मतलब एंड टू एंड पूरे के पूरे वेरिफिकेशन प्रोसीजर आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? ठीक है। अब देखो, सो लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज नॉट ऑफिशियली चेंज बाय प्रिंसिपल, मतलब कौन? एंगेजमेंट पार्टनर के बारे में बात कर रही है। एवरी असिस्टेंट डिप्यूटेड ऑन द जॉब शुड अनफेलिंगली कैरी आउट द डिटेल वर्क अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गवर्निंग द वर्क। मतलब मुझे बताइए, ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना है तो कौन चेंज करेगा? बोलो ना, कौन चेंज करेगा? ऑडिटर, यानी कि एंगेजमेंट पार्टनर। और उसके बाद ही क्या एंगेजमेंट टीम वालों को फॉलो करना है? क्या सभी लोग बोलिए जल्दी से। उसके बाद ही फॉलो करना है, तब तक फॉलो करेंगे क्या? नहीं सर, तब तक नहीं फॉलो करेंगे। अब देखो, मेनी पर्सन बिलीव दैट दिस ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी इन द ऑडिट प्रोग्राम। दिस, अब मतलब कौन सा, कि अगर सुनिए ना बात को, इनका कहना है कि जब प्रिंसिपल चेंज करेगा तभी हम चेंज करेंगे, तो इसके कारण थोड़ा सा रिजिडिटी आ जाता है। मान लो अगर प्रिंसिपल ने चेंज नहीं किया तो हम क्या ऑब्सोलीट प्लान से ही चीजें करते रहेंगे क्या? तो इनका कहना है रिजिडिटी है, लेकिन दूसरे लाइन में लिखा है ये रिजिडिटी नहीं होता है, क्योंकि देखो किसी ना किसी एक पर्सन को चार्ज लेना जरूरी है। अगर एक पर्सन ने चार्ज नहीं लिया तो सब अपने मन की करेंगे, और जब सब अपने मन की करेंगे तो क्या अल्टीमेटली अपना ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? क्या नहीं। सबको डायरेक्शन देने का काम कौन कर रहा है? एंगेजमेंट पार्टनर या ऑडिटर। तो ऑब्वियस सी बात है, वो डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं तो क्या उसको बताना होगा क्या, या उसको पता होना चाहिए क्या? हाँ, उसको पता होना चाहिए। ठीक है। देखो यहाँ पे, दिस इज नॉट ट्रू प्रोवाइडेड द पीरियोडिक रिव्यू इज टेकन टू कीप द प्रोग्राम एज अप टू डेट पॉसिबल एंड बाय एनकरेजिंग असिस्टेंट ऑन द जॉब टू ऑब्जर्व ऑल द सेलिएंट फीचर्स ऑफ वेरियस अकाउंटिंग फंक्शन ऑफ क्लाइंट्स। मतलब सिंपल सी बात है, अपन लोग कहेंगे कि जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो मुझे अपडेट करो, मैं तुरंत पॉलिसी में चेंजेस करके आपको रिवर्ट करूंगा। तो अगर ये रेगुलरली होता रहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये रेगुलरली नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, क्या ऑडिट यहाँ पे इनकम्पिटेंटली हुआ है, ऐसा कंक्लूजन आने वाला है। क्या डेफिनेटली यहाँ पे आने वाला है। क्या बात को समझे? आओ आपको एक बार रिवाइज करवा दो पूरा, सभी लोग ध्यान दो। पीरियोडिक रिव्यू का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक रिव्यू का मतलब होता है समय समय पर ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? रिव्यू करना चाहिए। किसको? प्रोग्राम को। किसको? बोलो जल्दी से। प्रोग्राम को, है ना। जब ऐसे केस के अंदर क्या होगा? ऐसे केस के अंदर अपन रिटेन और एनहांस कर सकते हैं प्रोग्राम को। किसके अनुसार? क्लाइंट के ऑपरेशन और इंटरनल कंट्रोल। किसके अनुसार? बोलो, क्लाइंट के ऑपरेशन और इंटरनल कंट्रोल के अनुसार। फिर मुझे आप एक बात बताइए, यहां पे अपने को, अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है? लिस्ट ऑफ टास्क होता है। बोलो क्या होता है? लिस्ट ऑफ टास्क होता है जो कैरी आउट करना है, और इंस्ट्रक्शन। सिर्फ लिस्ट ऑफ टास्क ही नहीं, इसके अलावा क्या इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं क्या, कि आपको क्या फॉलो करना और क्या फॉलो नहीं करना, सब चीजें होती है। मुझे बताइए, क्या यहां पे कौन चेंज कर सकता है ऑडिट प्रोग्राम को? प्रिंसिपल चेंज कर सकता है। क्या ये रिजिडिटी लाता है? क्या नहीं लाता है? सर ये रिजिडिटी नहीं लाता है। कब तक? जब तक हम समय समय पर इसको अपडेट करते रहेंगे फटाफट, तो तब तक ये रिजिडिटी नहीं लाता है। लेकिन मान लीजिए अपने से कोई भूल चूक हुई, तो ऐसे केस के अंदर क्या ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लाने वाला है क्या? यस सर। मान लीजिए, क्या अगर एक प्रिंसिपल ने इसको समय समय पर चेंज नहीं किया तो मैं बोलूंगा ऑब्सोलीट प्लान हुआ, और ऑब्सोलीट प्लान से अगर आपने ऑडिट किया तो इनएडिक्वेसी बताने वाला है कि ऑडिटर की? बिल्कुल बिल्कुल बताने वाला है। ऐसा इनकी बात चल रही है। समझ गए? आ जाओ फटाफट लिखेंगे, जल्दी से जल्दी लिखो। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, बस इसके बाद छुट्टी करवा दूंगा। लिखो। अरे तो हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट पहले छुट्टी दे दूंगा मैं आपको। चलो ध्यान दो, सुनो। हेलो हेलो, देखिए क्या कह रहा हूं मैं। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, है ना, सुनो, लिखो। इट इज
आपने वो लिखा पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, अब लिखो उसका इट इज टू असेस वेदर, it is to assess whether it is to assess whether same continues to be adequate, same continues to be adequate for obtaining requisite knowledge, for obtaining requisite knowledge and evidence about transaction, and evidence about transaction, evidence about transaction. हुआ? बोलो ना, हुआ क्या? उसके बाद लिखो फिर उसके बाद लिखो, फिर लिखो unless this is done, unless this is done, unless this is done, any changes by auditor, any changes by auditor, any changes by auditor, any changes by auditor or client may not be known, may not be known, may not be known, and audit may be carried out on an absolute program, an audit may be carried out on absolute program. हो गया? फिर लिखो तीसरा, utility of audit program, utility of audit program can be retained and enhanced, can be retained and enhanced only by keeping program, only by keeping program as also client operation and internal control, as also client operation and internal control under periodic review, under periodic review. उसके बाद बोले आगे देखो, लिखो audit program not only consist of task, audit program not only list या not only consist of task to be carried out, task to be carried out, but also contain instructions, but also contain instructions for checking and sampling, for checking and sampling, for checking and sampling. इतना हुआ आपका? फिर लिखो audit program can be officially changed by principal, audit program can be officially changed by principal, which will not lead to rigidity, which will not lead to rigidity, provided that it is kept, provided that it is kept, it is kept up to date,
provided that it is kept up to date. It is kept, बोलो, up to date as possible, up to date as possible, and encouraging team members, and encouraging team members, team members, encouraging team members to observe, to observe all salient features, to observe all salient features of, salient features of accounting system of client, accounting system of client, अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ, बोलो जल्दी से, क्लाइंट। हो गया क्या? चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।